हेलो फ्रेंड्स, मैं मलिक फरीदी। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली जमानत, लेकिन कई लोग हैरान भी नहीं हुए। उन्हें कम से कम हैरान तो होना चाहिए था। या अब हम हैरान भी नहीं होंगे कि किसी को 5 साल से जमानत भी नहीं मिली। तो क्या अब इस बात से राहत महसूस की जानी चाहिए कि जमानत अगर मिल जाती तो उमर खालिद दिल्ली की सड़क जाम में घंटों फंस जाते। बच गया। जाम में फंसना भी जेल में जैसे रहना है। गुरुग्राम के लोग बारिश के दिनों में घंटों जाम में रहते हैं, इसके खिलाफ बोल नहीं पाते। उनके लिए भी रोज का जाम जेल जैसा है। इसलिए वो कभी समझ नहीं सकते कि उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिलती और इससे उन्हें या किसी और को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। किसी ने ये कहकर बादलों का मजाक भी नहीं उड़ाया कि उमर को जमानत नहीं मिलने पर आसमान रो रहा है। जैसे बारिश में जाम तय है, वैसे उमर के मामले में जमानत का खारिज होना तय है। दोनों का सिस्टम एक जैसा। 5 साल से ट्रायल नहीं, बहस नहीं, दोष साबित नहीं, तब भी जमानत नहीं। सॉलिसिटर तुषार मेहता की बातों में बारिश की धुन सुनाई दे रही है कि लंबे समय से जेल में इस जमानत का आधार नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है। राजगाज चलाने वालों के पास आधार एक निराधार उपकरण है जिसका इस्तेमाल करते वक्त उनका दिल नहीं धड़कता है। 1 सितंबर की रात आसमान में बिजली फालतू में कड़क रही है। बिजली को लगा होगा बारिश की तबाही से लोग जाग जाएंगे, लोगों का ईमान भी साथ साथ जाग जाएगा और उनके भीतर करुणा की धारा बहने लगेगी। अगर इस बारिश में एफएम रेडियो वाले इसी बात पर एक गाना सुनाते कि 5 साल तक जेल में रहने के बाद उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, शादाब अहमद को जमानत नहीं मिली, कोई बात नहीं गाइस, हम भी कहाँ जाम से मुक्त हुए हैं। जाम और जेल से मुक्ति की उम्मीद छोड़िए और आइए मजा लेते हैं बारिश का, सितंबर के इस सावन का। मंजिल फिल्म का गाना सुनाते हैं, रिमझिम गिरे सावन वगैरह वगैरह। इस 5 साल में 5 चीफ जस्टिस बदले गए, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। कितने ही जजों के नाम ये हेडलाइंस है कि बेल अधिकार है और बेल अपवाद। क्या उन जजों ने मजाक में ये बात कही और संपादकों ने हेडलाइंस छाप दी? 9 सितंबर को रिटायर हो रही शैलेंद्रा कौर ने जैसे ही जमानत खारिज होने का फैसला सुनाया, पिछले 5 सालों में कई कोर्ट में कई सारे बेंच के सामने जो सुनवाई हुई, सब कुछ आंखों के सामने नाच गया। ऐसा लगा सब एक साथ फिर से एक स्वर में बोल रहे हैं कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिलेगी। वैसे ये फैसला नवीन चावला जस्टिस शैलेंद्र कौर के नाम से जाना जाएगा, मगर आप याद रखने की चिंता ना करें, क्योंकि ये सवाल भारत की किसी भी परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा। भारत की न्याय व्यवस्था अपने लिए कौन सा इतिहास लिखना चाहती है? इस केस के बारे में जज आपस में क्या बातें करते होंगे? क्या इसकी कल्पना करने वाला कोई भी साहित्यकार नहीं बचा जो इस पर एक उपन्यास लिख दे? इनमें से कोई अपने अतीत में अपराधी नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनकी जिंदगी का अहम हिस्सा जेल में बीत गया। जिन लोगों ने नारे लगवाए उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यह फैसला इतिहास में जमानत नहीं मिलने का इंतहा के रूप में जाना जाएगा और इसीलिए भी याद किया जाएगा कि जमानत नहीं दी जाने की घटना ने भारत के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को जरा भी परेशान नहीं किया। हमें लगता है कि भारत की जनता अपने अपने शहरों में 7-7 घंटे के जाम से परेशान होगी, लेकिन उससे भी परेशान कहाँ है। जिस दिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली उस दिन और उसके पहले की रात दिल्ली और गुरुग्राम में कितनी बारिश हुई। क्या किसी को उस बारिश में आंसू नजर नहीं आए कि बादल इंसाफ के हालात पर हो रहे हैं? उनका इरादा सड़कों पर जाम पैदा करना नहीं था। जिस किसी को दिल्ली और गुरुग्राम में बारिश के पानी भरने से गुस्सा आया, उन सभी को उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने में गुस्सा क्यों नहीं आता? तो क्या अब मान लिया जाए कि इस केस में सजा मिलेगी? केवल सजा मिलेगी, जमानत अब नहीं मिलेगी। कोई फायदा है गिरफ्तारी की तारीख बताने से, सुनवाई के दिन गिनाने से, सरकार की दलीलों से पन्ना भर देने से और कोर्ट के सवालों से आपको झंझोड़ देने से? कई बार लगता है न्याय व्यवस्था का ईमान भी जेल में है, उसे भी जमानत नहीं मिल रही है। अब इस बात से भरोसा नहीं होता। भरोसा इस तरह की खबरों से बढ़ने लगा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने अवैध खनन के केस में जज से ही संपर्क करने की कोशिश की। वो शायद फैसला अपने हिसाब से लिखवाना चाहता होगा। जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। क्या बीजेपी के उस विधायक का कुछ भी होगा? मुझे लगता है बीजेपी के उस विधायक को न्याय का प्रतीक पुरुष घोषित करना चाहिए। आखिर पसंद का फैसला वही होता है जो मन का होता है।
बीजेपी का वो विधायक कितनी उम्मीद से संपर्क कर रहा होगा न्याय व्यवस्था से और जज साहब से। जब यही आज के दौर का मनक है तो इसी में आइए खूबियां तलाशते हैं और कहानी को भूल जाते हैं। जब हाई कोर्ट के एक जज ने NCLAT के सदस्य जज जस्टिस शरद कुमार शर्मा से संपर्क कर लिया, उन्होंने भी खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। जज फैसले के लिए जज से संपर्क कर रहे हैं, विधायक फैसले के लिए जज से संपर्क करने का जुगाड़ निकाल रहे हैं। न्याय व्यवस्था अपना रूप संवार रही है और हम हैं उमर खालिद की जमानत ना मिलने की कहानी सुना रहे हैं। एक जज की और कथा सुनाने का जी चाहता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जिला जज को सस्पेंड किया है। एक महिला वकील ने दिल्ली के एक वकील पर रेप का आरोप लगाया। उसके बाद जिला जज संजीव कुमार सिंह के साथ एक और जज अनिल कुमार ने कथित तौर पर महिला वकील के सामने आरोपी वकील की पैरवी की। कहा, आप अपना केस वापस लीजिए। महिला वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और रजिस्ट्रार जनरल को अपनी शिकायत सौंप दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जज संजीव कुमार सिंह ने कहा, अगर आप अभी समझौता कर लेती, बलात्कार का आरोप वापस ले लेती तो 30 लाख तक का रकम मिल सकती है। आरोपी वकील ने पैसे दिए। अगर आपने मुकदमा वापस नहीं लिया तो आपके भाई को ड्रग्स के फर्जी मामलों में फंसा देंगे। जज संजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरे जज अनिल कुमार के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के शेलडोल जिले में अदिति कुमार शर्मा सिविल जज के पद पर तैनात है। उनके इस्तीफे की खबर भी छपी। जिस सहयोगी जज पर वर्षों प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, उसे हाई कोर्ट में प्रमोशन दे दिया गया। अदिति शर्मा ने इसके विरोध में भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम को भी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, अदिति शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। एक महिला जज ने इतनी मुश्किल से यह पद हासिल किया होगा, जज की कुर्सी न्याय न मिलने पर छोड़ दी। अदिति कुमार शर्मा ने लिखा है कि मुझे वर्षों से अनवरत प्रताड़ित किया गया। मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी गरिमा का, मेरी आवाज का, मेरे वजूद का, एक महिला जज के वजूद का जिसने अपने सीनियर जज के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। दरअसल लोग जाम में फंसे रहते हैं, इसलिए इस खबर की चर्चा ज्यादा नहीं हुई और जाम से भी लोगों को मुक्ति नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में भी उमर खालिद की जमानत का मामला कई बार आया, कई कारणों से सुनवाई नहीं हुई। जेल जिंदा लोगों की कब्रिस्तान है। उमर ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों FC का एक उपन्यास है द हाउस ऑफ डेड, इसी की एक लाइन उमर ने अपने पत्र में जोड़ दी, हम जिंदा है पर हम जी नहीं रहे, हम मर चुके हैं लेकिन हम अपनी कब्र में नहीं। दोस्तों, एस्की ने एक किताब उस दौरान लिखी जब वो 19 सदी के रूस में जार के आदेश के तहत जेल की सजा काट रहे थे। उमर खालिद लिखते हैं कि किताब पढ़ते हुए मुझे एक ख्याल आया, इतने सालों में कुछ नहीं बदला। 150 साल पहले दोस्तों SK के साथ वही हुआ जो मेरे साथ आज हो रहा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट की चर्चा हुई करती थी कि उमर की जमानत की सुनवाई का मामला जब भी गया, कई कारणों से सुनवाई नहीं हुई। जब वो रिटायर हुई तो बार संघ ने फेयरवेल तक नहीं दिया। अब हाल ही की बात है, बीमा कोरेगांव केस में सुरेंद्र गार्डलिंग की जमानत का मामला आया। ये करीब 7 सालों से जेल में है। 13 बार ये मामला MM सुंदरेश की बेंच के सामने आया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में जस्टिस MM सुंदरेश ने उस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ऐसी खबरों के बीच देश की न्याय व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म से अगले प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती जा रही है। जो बिजली कौंध रही है, जरूरी नहीं उम्मीद की रोशनी हो, और जो लैंप पोस्ट है उससे अंधेरा दूर हो जाएगा। इसकी उम्मीद करने वाले ही आज मायूस है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। बात इसकी नहीं है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, समस्या उससे भी बड़ी है कि उमर की जमानत ना मिलने पर रिपोर्ट कैसे लिखे। जब किसी शहर के सारी आत्माएं अमर होकर पलायन कर जाए और वहां संवेदना ना बची हो तो वहां किस तरह से इसकी खबर लिख दी जाए, लोगों को लगे कि हाँ ये खबर है कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, इस खबर का कुछ असर है। जब लोगों का अपना जीवन जेल जा चुका है, वहां जमानत का नहीं मिलना कोई खबर नहीं, इसलिए इस खबर का कोई असर नहीं। शुक्रिया, मैं मलिक फरीद।